हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग देख सकते हो ये स्क्रीन पे आप लोग का जो 24 फरवरी को यूपी बोर्ड का क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप लोग देख सकते हो ये पेपर। पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग इसको 20 से कोशिश करूँगा कि 25 मिनट के अंदर इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करा दूँ। तो आप चैनल पे अंत तक बने रहना और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे लगातार आप लोग के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। यूपी बोर्ड, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चलो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये पेपर आपका कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहां मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हो ये यूपी बोर्ड का क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ये 2023 का, ठीक है, 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था यूपी बोर्ड का, ठीक है, जिसमें पहली बार आप लोग के 20 एमसीक्यू जुड़े थे, उस साल का ये पेपर है। आप लोग देख सकते हो हिंदी का, जिसका कोड है 801D। और इससे कई सारे क्वेश्चन आप लोग के इस साल के यानी 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसमें फंसने वाले हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूं। और हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन हट भी गए हैं, मतलब न्यू पैटर्न के अनुसार। ठीक है, तो उसको भी मैं साथ में बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हटे हैं। बाकी आप सब लोग जानते हो कि आप लोग को परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ठीक है, ओएमआर बेस्ड 20 एमसीक्यू आएंगे शुरू में। तो चलो इन 20 एमसीक्यू को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे खंड अ के अंतर्गत जो 20 एमसीक्यू है, उसमें पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो। ये क्या है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। जो पंडित पंडित प्रताप नारायण मिश्र है, ये किस युग के लेखक है भाई? काफी फेमस युग भारतीय युग के ये लेखक है। ठीक है, और काफी ये फेमस लेखक हैं। 12वीं कक्षा में इनके बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन का बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है गुनाहों का देवता रचना है। भाई गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों का देवता। ओके, रचना की विधा हमें पूछा है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ठीक है, तो ये आपकी उपन्यास विधा की रचना है, गुनाहों का देवता। ठीक है, चलो उसके बाद अगला है, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड नंबर प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भाई जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है प्रेमचंद जी को। ठीक है, और ये हंस पत्रिका के संपादक हैं। आगे चलते हैं अगला। बाकी इनके कई सारे उपन्यास हैं। हाँ, मतलब प्रेमचंद जी के गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि आपने पढ़ा होगा, ये एग्जाम में आते हैं, तो इनके उपन्यासों को भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 4 क्या है भाई? कि कलम का सिपाही की विधा है। ओके, कलम का सिपाही देखो जीवनी विधा पे आधारित रचना है, और किसकी रचना है, किसने लिखा है? तो ये अमृत राय जी ने लिखा है। ठीक, चलो उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे ये भी काफी शानदार सा प्रश्न है। ये क्या है कि लहरों का राजहंस के लेखक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी की रचना है। जो प्रश्न संख्या 5 है, इसके लिए बी वाला बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? कवि है, उपन्यासकार है, आलोचक है, या फिर नाटककार है? तो देखो जो ऑप्शन है उसके अनुसार तो हम लोग मतलब इसका मतलब एक आलोचक कहेंगे। ठीक है, ये प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेखक हैं। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। आकाशदीप के लेखक है भाई। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। आकाशदीप, उसके अलावा आंसू, झरना आपने सुना होगा, इनकी रचना है। काफी प्रमुख प्रमुख ये रचना है। उसके बाद यहाँ पे है मैला आंचल के रचनाकार है। मैला आंचल के रचनाकार है कौन है भाई? मैला आंचल के रचनाकार आप मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये हम लोग के ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 है कि केशवदास काव्यधारा के कवि है। ओके, केशवदास काव्यधारा के कवि है। किस काव्य धारा के कवि है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, या रीति मुक्त, या प्रयोगवादी? प्रश्न संख्या जो 9 है, इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। उसके अलावा प्रश्न संख्या 10 है कि रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, या भूषण की? तो सही ऑप्शन प्रश्न संख्या जो 10 है, इसके लिए आपका ए वाला हो जाएगा, केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 11 देख सकते हो,
अब देखो यहाँ प्रश्न संख्या 11 से आपका आगे, अब ये आपका व्याकरण से संबंधित प्रश्न होगा, हिंदी व्याकरण से। तो इसमें पहला प्रश्न है एक तरह से, और 11वां प्रश्न कि करुणरस का स्थायी भाव। करुणरस का स्थायी भाव भाई करुणा, शोक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शोक, ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करुणरस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ओके, उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 12, सोहत ओढ़पीत पट श्याम सलोने गात मनो लिनमणि शैल पर आद प्रयोग प्रकार। भाई ये कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है। ये मतलब फिक्स पक्तियां है और हर साल लगभग ये आती है, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 12 है इसके लिए, और इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग का प्रश्न संख्या 12 भी क्लियर। उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 13 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 आप लोग देख सकते हो कि रोड़ा छंद में कुल कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं, चरण हमें पूछा जा रहा है, ठीक। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग है। देखो उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो यहाँ अधि उपसर्ग लगा है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो। तो देखो ग्रहण के पहले क्या लगा है? अधि लगा है, तो अभी तो अधिग्रहण बना है, तो अधि आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछा है। ये प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2025 है ना, इससे आपका खत्म कर दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे प्रत्यय से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपका नहीं आएगा प्रश्न प्रत्यय से रिलेटेड, ठीक। प्रत्यय जैसे ये उपसर्ग पहले लगा होता है, प्रत्यय बाद में लगा होता है, लेकिन ये प्रश्न प्रत्यय से रिलेटेड नहीं पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। इसके जगह आपका तत्सम या तद्भव शब्द से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 16 है कि तिरंगा में कौन सा समास है? भाई तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या? तिरंगा मीन्स 3 रंगों का समूह, मतलब ये हमें संख्याबोधक मतलब शब्द है, ठीक है। तो संख्याबोधक में क्या होता है, ठीक है, आपका द्विगु समास होता है, ठीक। तो आपका प्रश्न संख्या 16 के लिए बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या ये 17 है, ये संधि से रिलेटेड, ये भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या मतलब ये संधि से रिलेटेड, अब हिंदी में प्रश्न नहीं आएगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में। देखो यहाँ तत्सम से रिलेटेड प्रश्न पूछा है कि खीर का तत्सम रूप होगा। खीर का हमें तत्सम रूप बताना है प्रश्न संख्या 18 में, तो वो क्षीर होता है। ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये सब आपके गलत ऑप्शन है। अब कहोगे ये प्रश्न हटा है, तो इसके जगह पे क्या? इसके जगह पे नया कई सारा टॉपिक जुड़ा है, जैसे आपका एक वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप जुड़ा है। उसके अलावा आपका मतलब वाच्य से संबंधित प्रश्न जुड़ा है। अब देखो वाक्य के स्वरूप से यहाँ कुछ प्रश्न जैसे मैं बताता हूँ। वाक्य का स्वरूप, तो वाक्य कोई भी वाक्य हो गया, उसको उसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य का स्वरूप को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। मतलब इनका वर्गीकरण 2 आधारों पे करते हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे अगर देखें तो 8 प्रकार होते हैं, ठीक है, और रचना के आधार पे देखें तो 3 प्रकार होते हैं। तो जो ये चीजें मैं आपको बताया, इसको याद रखना। अगर वाच्य की बात करें तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक। चलो, उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी आपका, ये देखो ये नदी का आपका ये पूछा है ना, ये नहीं आएगा इस साल के बोर्ड एग्जाम में। इसके जगह पे आपका केवल मतलब तद और युष्मद का रूप आएगा, तो वो आप याद कर लेना, ये भी आपका नहीं आएगा, ठीक। तो जो आने वाले प्रश्न है इस पेपर से मैंने आपको करा दिया, ये 2023 का पेपर है, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें तो सारे प्रश्न, खंड ब में कुछ नहीं चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है लास्ट में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैं आपको करा देता हूं, ठीक। हमने अब तक एमसीक्यू सारा का सारा एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड थे। अब देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 के बाद 21 से ये गद्यांश संबंधित प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न, यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा और एक ये नीचे आप लोग देख सकते हो अथवा कर कर, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ऊपर वाला गद्यांश है, यहाँ पे पकड़ सकते हो आप लोग मित्रता। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि रखते हो, ठीक है। तो ये आपका मित्रता वाले चैप्टर से इसी तरह पहचान गए, मित्रता वाले चैप्टर से है, जिसको लिखा है किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्लियर। तो इसका अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इस अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिख लिए, लिख लोगे आप लोग, क्योंकि मैं बता दिया कि किस चैप्टर से है और किसने लिखा है, तो आसानी से लिख लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना, ये प्रश्न का आप पढ़ोगे तो उत्तर मिल जाएगा, ठीक। तो आप ये करते रहना, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, आप इसको किताब से मतलब खोज कर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद देखो ये अथवा वाला है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके किस चैप्टर से है। तो ये देखो अथवा वाला में ये क्या है? अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। ओके, ये हिंसा और अहिंसा की बात कर रहा है, मुझे तो ये यहीं से पहचान में आ गया, ठीक है। ये आपका एक चैप्टर है
मतलब भारतीय संस्कृति जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भारतीय संस्कृति, ठीक, उससे ये लिया गया है, ये गद्यांश लिया गया है। तो इसका केवल शीर्षक, गद्यांश के शीर्षक का नाम लिखना है तो केवल आप भारतीय संस्कृति लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भारतीय संस्कृति है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी यहाँ पे रेखांकित अंश किया है इसकी व्याख्या करते रहना। ये एक प्रश्न पूछा गया, इसको पढ़ोगे तो आसानी से इसका उत्तर दे दोगे। तो ये गद्यांश संबंधित प्रश्न हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे दो पद्यांश संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों में से एक आपको करना रहेगा। बाकी यहाँ पे मैं दोनों करा देता हूँ क्योंकि कौन सा किसके पेपर सेट में आएगा कोई भरोसा नहीं। तो देखो यहाँ पे पहला, आप यहाँ पे गद्यांश या मतलब सॉरी ये पद्यांश इसको बोलेंगे, गद्यांश में बोल रहा हूँ। तो इसको देख सकते हो, ये आपका अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकर निर्मल कीर्ति निशाकर। कितनी बार मैं करा चुका हूं इस मतलब पद्यांश को, ठीक है। ये स्वदेश प्रेम आपका जो चैप्टर है स्वदेश प्रेम से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं मेरे भाई, ठीक। तो चलो इसको आप मतलब पढ़ लेना अच्छे से, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये 3 ठे में पहला आपका मतलब संदर्भ पूछा है तो संदर्भ लिख ही लोगे। मैं बता ही दिया कि इस चैप्टर से है और किसने लिखा है तो आसानी से। और इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो इसका आप अर्थ जानते हो तो आसानी से व्याख्या कर लोगे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो भाई वीर रस है, भाई इसमें वीरता की बात किया जा रहा है तो वीर रस, सिंपल, ठीक है। तो आप ये प्रश्न का उत्तर दे देना, आपको 6 मार्क मिल जाएगा। अब इसमें अथवा कर भी एक प्रश्न है, आपने ऊपर कर लिया तो नीचे वाले प्रश्न को नहीं करना है, लेकिन इसको भी मैं बता देता हूँ। चलो अब देखो ये आपका उद्धव, यहाँ पे देख रहे हो, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रातः प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी, सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत। अब देखो ये ना, ये जो पंक्तियां है ये सूरदास जी का जो पद वाला चैप्टर है उससे ली गई हैं। तो ये अब किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है और चैप्टर का नाम पद है। तो आसानी से यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा है संदर्भ करने को, इस पद्यांश का तो कर लोगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित अंश किया है यहाँ पे आपको व्याख्या करना है तो सिंपल, अब इसका अर्थ आपको जानना पड़ेगा। अर्थ जानते हो आसानी से व्याख्या कर लोगे, ठीक। तो इसका अर्थ अच्छे से आप पढ़े नहीं हो तो पढ़ लेना। अब चलो मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न रहेगा आपके हिंदी में, गद्य हो गया, पद्य हो गया, और एक संस्कृत वाला भी पार्ट है। तो संस्कृत वाले पार्ट से, जिसमें आपके वाराणसी वाले चैप्टर है, प्रबुद्धो ग्रामीण वाले चैप्टर है, उनसे किसी भी चैप्टर से यहाँ पे 2 गद्यांश दिया रहेगा। जैसे एक ऊपर दिया है, एक ये नीचे दिया, अथवा कर एक दिया रहेगा। तो दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा, ठीक। चलो तो जैसे देख लेते हैं, ये पहला आप लोग देख सकते हो, ये जैसे ये पहला आपका गद्यांश है कि यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थकर, पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मा अत्रागत्य श्रूयान विचारायान प्रसारयत। ओके, मतलब बहुत सारे मतलब यहाँ पे आए और अपने विचारों को मतलब प्रकाशित किए। और अंत में यहाँ पे देख सकते हो, अत्रत्य कौशेय साटिकाया हम देशे देशे सर्वत्र मतलब अस्पृहांस्ते। ओके, इतना पढ़ने से आप एक तरफ से मतलब समझ गए होंगे कि ये चैप्टर आपका ना मतलब जो वाराणसी वाला है उससे लिया गया है, ठीक। मतलब ये गद्यांश जो है वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपका सिंपल लिख दोगे। अब इसमें लेखक कवि का नाम नहीं लिखना होता है, सिंपल सा लिख दोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस काम खत्म, 2 मार्क मिल जाएगा। और जो भी इसका हिंदी अनुवाद हो आप कर लोगे तो उसका 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप इसका हिंदी अनुवाद करते रहना, अगर नहीं आ रहा है तो आप देख लेना अपनी बुक से। और देखो ये देखो जो सेकेंड ये गद्यांश लिया गया है कि ऐसा क्रम वीराना संस्कृति। देखो संस्कृति ही की बात आ गई, यहाँ से पहचान सकते हो कि आपका एक चैप्टर है संस्कृत में ही, भारतीय संस्कृति ही नाम से, ठीक है, भारतीय संस्कृति ही नाम से। उस वहां से ये देखो बार बार भारतीय संस्कृति, बार बार भारतीय संस्कृति की बात आ रही है, इससे भी पहचान सकते हो, ठीक। तो उससे ये लिया गया है। तो इसका आप आसानी से संदर्भ लिख लोगे और हिंदी अनुवाद आप पढ़े हो तो आसानी से वो भी कर लोगे, तो 5 मार्क आपको मिल जाएगा। तो ऊपर वाला करो या ये करो, आपका मन, ठीक। चलो बाकी मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अब देखो जो ये चैप्टर है ना आपके ये संस्कृत वाले, इन्हीं के बीच बीच में छोटे छोटे श्लोक भी हैं। तो श्लोकों से संबंधित देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये श्लोक दिया है और अथवा कर ये एक श्लोक दिया है। तो 2 श्लोक दिए रहेंगे, इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद लिखना रहेगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा, ठीक। तो चलो इसमें देखो ये पहला श्लोक आप लोग देख सकते हो, ठीक है। क्या है कि किंचित गुरुतरम भूमि किंचित दुरुत्तम
खात किंचित शीघ्रतरम वतात किंचित बहुतरम तीर्णात माता गुरुतरा भूमि खात पिचोतस्तता मनस शीघ्रतरम वता चिंता बहुतरी तीर्णात ये है। और ये नीचे आप लोग देख सकते हो हतो वा प्राप्स्यति स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महिम महिम निर्वाण निर्ममो भूत्वा युद्धस्य ज्वतरः। तो ये आपका दो आपके ये मतलब एक तरह से श्लोक है, इनको आप पद्यांश भी बोल सकते हो या श्लोक। ठीक, तो अब देखो ये जो प्रश्न है इसमें मतलब जो पहला है ना ये वाला, ये आपका जीवन सूत्राणी से लिया गया है। ठीक है, जीवन सूत्राणी से लिया गया है। और ये वाला जो नीचे वाला है ना, ठीक है, ये अथवा वाला, यह बीरह वीरेण पूज्यते जो आपका चैप्टर है, बीरह वीरेण पूज्यते से लिया गया है। तो आप जाकर इसका मतलब अगर अर्थ नहीं जानते हो तो अर्थ अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। बाकी मैं चैप्टर का नाम बता दिया, आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका रहेगा खंडकाव्य संबंधित। तो खंडकाव्य संबंधित प्रश्न आपके हर जिले का अलग अलग होगा, तो देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है। मान लो आपके जिले में मतलब मातृभूमि खंडकाव्य आता है, तो इसमें से आप मातृभूमि खंडकाव्य खोजो, तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे दो ठे प्रश्न पूछा है मातृभूमि खंडकाव्य से, तो इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना रहेगा आपको, ठीक, दोनों का नहीं। तो आप देख लेना आपका जो खंडकाव्य आपके जिले में आता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है? तो आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर, अपने जिले से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, आप मतलब पिछले साल का जो भी मतलब नहीं, उसमें तो पता नहीं चलेगा। आप सबसे अच्छा होगा कि आप अपने टीचर से पूछ लेना, अपने टीचर से जहाँ भी पढ़ते हो कोचिंग या स्कूल, वो बता देंगे। या फिर आपके जो मतलब पिछले साल जो बच्चा आप मतलब था 10th में, इस बार मतलब 11th में गया है, तो उससे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, वो बता देगा आपको। चलो, उसके बाद यहाँ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो प्रश्न संख्या 26। यहाँ पे लेखकों और कवियों से संबंधित आपका जीवन परिचय का प्रश्न रहेगा। जैसे पहला प्रश्न इसमें 26 में क रहेगा, 3 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, किसी एक का चूज कर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का मैं हमेशा कहता हूँ कि याद कर लेना, और एक किसी एक और का, जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो है ही, रामधारी सिंह दिनकर का एक या किसी और का याद कर लेना। 3 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और ख वाले में आप लोग का कवियों में मैं हमेशा बताता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, उसके अलावा एक महादेवी वर्मा जी का, इन 3 का तो याद ही करना, एक और किसी का कम से कम 4 लोगों का याद कर लेना। तो 5-5 यहाँ से 10 मार्क आपको मिलेगा। ठीक, चलो, उसके बाद देखो ये अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया वो कोई भी आप एक श्लोक लिख सकते हो जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्न है, ये यहाँ पे ये प्रश्न आपका ना 2025 में जो ये बोर्ड एग्जाम होगा, इसमें देखो 2 + 2 4 नंबर मिला था, लेकिन अब 1 + 1 = 2 नंबर आपको मिलेगा। 4 प्रश्न, इनमें से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का आपका उत्तर देना है जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। ये 4 में से 2 मार्क आपका निकाल लिया गया है। और ये निबंध वाला प्रश्न है, पहले 9 मार्क में पूछा करता था, लेकिन ये भी अब 7 मार्क में पूछेगा। तो 2 मार्क यहाँ से, 2 मार्क यहाँ से, 4 मार्क निकाल कर और एक नया 4 मार्क का पत्र लेखन संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये 2 मार्क में प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो भी प्रश्न है आप लोग देख सकते हो, पुराजः कः आसीत्, तो पुराजः एक भारत बीरः आसीत्, बीरः केन पूज्यते, तो बीरः वीरेण पूज्यते, कुत्र मरणं मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणं मंगलम भवति, चंद्रशेखर कः आसीत्, भाई चंद्रशेखर कौन था? जो चंद्रशेखर एक का प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्, ऐसे लिख दो। आप लोग का चारों प्रश्न का उत्तर मैं बता दिया, इनमें से चारों का नहीं लिखना है, किन्हीं 2 का लिखना है। आप कोई भी 2 लेकर उसका लिख दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, यहाँ ये निबंध संबंधित आपका प्रश्न रहेगा। आपका मतलब कभी-कभी किसी-किसी पेपर में 4 दिया रहता है, किसी-किसी में 5, किसी-किसी में 6 भी दे देता है ऑप्शन में। तो किसी एक को चूज कर आपको उस पे निबंध लिखना रहेगा जिसका 7 मार्क मिलेगा। और यहाँ से 2 मार्क और यहाँ ऊपर से 2 मार्क निकाल कर यहाँ अब आपका नए पेपर में यहाँ पे मतलब लास्ट में एक 4 मार्क का पत्र लेखन संबंधित भी प्रश्न पूछेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक, 2025 का जब भी अभी आपका जो ये पेपर होगा इसमें। तो ये रहा हम लोग का एक तरह से बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का, उसका डीई वाला पेपर सेट था, इसका हमने पूरा पूरा सॉल्यूशन कर दिया। इंपॉर्टेंट पेपर था, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप जरूर देखना। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।